वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे हैदराबाद सक्खर मोटरवे M6 के हवाले से। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सक्खर हैदराबाद मोटरवे का संगे बुनियाद रख दिया है। M6 हैदराबाद सक्खर मोटरवे 306 किलोमीटर तवील होगा। M6 मंसूबे पर 307 अरब रुपए लागत आएगी। मंसूबे में मजमूई तौर पर 15 इंटरचेंज और 10 सर्विस एरियाज बनेंगे। हैदराबाद सक्खर मोटरवे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनेगा। हैदराबाद सक्खर मोटरवे का मंसूबा 30 माह के अरसे में मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हैदराबाद सक्खर वे मोटरवे का संगे बुनियाद रख दिया। M6 हैदराबाद सक्खर मोटरवे 306 किलोमीटर तवील होगा। M6 मंसूबे पर 307 अरब रुपए लागत आएगी, जबकि इस मंसूबे में मजमूई तौर पर 15 इंटरचेंज और 10 सर्विस एरियाज बनेंगे। सक्खर हैदराबाद मोटरवे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनेगा। हैदराबाद सक्खर मोटरवे का मंसूबा 30 माह के अरसे में मुकम्मल हो जाएगा। हैदराबाद सक्खर वे मोटरवे का संगे बुनियाद आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से रख दिया गया है, जबकि M6 सक्खर हैदराबाद मोटरवे 306 किलोमीटर तवील होगा। M6 मंसूबे पर तकरीबन 307 अरब रुपए की लागत आएगी, जबकि इस मंसूबे में मजमूई तौर पर 15 इंटरचेंज और 10 सर्विस एरियाज भी बनेंगे। हैदराबाद सक्खर मोटरवे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनेगा। सक्खर हैदराबाद मोटरवे का मंसूबा 30 माह के अरसे में मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हैदराबाद सक्खर मोटरवे का संगे बुनियाद रख दिया। M6 सक्खर हैदराबाद मोटरवे 306 किलोमीटर तवील होगा। M6 सक्खर हैदराबाद मोटरवे मंसूबे पर तकरीबन 307 अरब रुपए की लागत आएगी, जबकि मंसूबे में मजमूई तौर पर 15 इंटरचेंज और 10 सर्विस एरियाज बनेंगे। हैदराबाद सक्खर मोटरवे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनेगा। हैदराबाद सक्खर मोटरवे का मंसूबा तकरीबन 30 माह के अरसे में मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सक्खर हैदराबाद मोटरवे का संगे बुनियाद रख दिया है। ये संगे बुनियाद आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से रखा गया है, जिस पर सिंध हुकूमत ने खासा मुसरत का इजहार किया है। M6 हैदराबाद सक्खर मोटरवे 306 किलोमीटर तवील होगा, जबकि M6 सक्खर हैदराबाद मोटरवे मंसूबे पर 307 अरब रुपए की तकरीबन लागत आएगी, जबकि मंसूबे में मजमूई तौर पर 15 इंटरचेंज और 10 सर्विस एरियाज बनेंगे। सक्खर हैदराबाद मोटरवे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनेगा। हुकूमत ने अवाम के साथ किया एक और वादा पूरा कर दिया। हैदराबाद सक्खर मोटरवे का संगे बुनियाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रख दिया। M6 मोटरवे 306 किलोमीटर तवील होगी, 307 अरब रुपए लागत आएगी। M6 पर मजमूई तौर पर 15 इंटरचेंज और 10 सर्विस एरियाज बनेंगे। संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सक्खर हैदराबाद मोटरवे के संगे बुनियाद की जिम्मेदारी मखलूत हुकूमत के हिस्से में आई। सक्खर हैदराबाद मोटरवे से मुल्क भर के शहर मुंसलिक होंगे। मंसूबे से जमीनी फासले कम होंगे। ये मंसूबा सक्खर हैदराबाद मोटरवे M6 का संगे बुनियाद रखा जा रहा है और ये अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम है कि हमारी मखलूत हुकूमत के हिस्से में ये जिम्मेदारी आई है कि इस मंसूबे की आज न सिर्फ संगे बुनियाद बल्कि 30 माह में इंशाअल्लाह ये मंसूबा मुकम्मल होकर उन्होंने कहा कि सक्खर हैदराबाद मोटरवे का मंसूबा 30 माह में मुकम्मल हो जाएगा। सक्खर हैदराबाद मोटरवे का संगे बुनियाद क्यों नहीं रखा गया, वजूहात बताने के लिए मौका मुनासिब नहीं। मंसूबे में तवील ताखीर की वजह बता दी तो रंग में भंग पड़ जाएगा। आज इंतहाई खुशी का मौका है कि वो मंसूबा जो एक तवील ताखीर का शिकार रहा, उसकी वजूहात में जाना जरूरी भी है, लेकिन ये मौका नहीं
वगरना रंग में भंग पड़ जाएगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि हैदराबाद सखर मोटरवे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनेगा। मुराद अली शाह को मुबारकबाद दिए बगैर बात मुकम्मल नहीं होगी। बाकी सूबे भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फरोग दें और आगे बढ़ें। वो सब के सब वो या तो वो लोन्स हैं, G2G हैं, लेकिन इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए इसको एकम्प्लिश किया जाएगा। ये 306 किलोमीटर है, 307 अरब रुपए की लागत से ये मुकम्मल होगा। और जिस तरह मैंने कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी प्राइवेट सेक्टर वो इसको अपने जराए से मुकम्मल करेगा। उनका मजीद कहना था कि बलूचिस्तान मुल्क का अहम सूबा है। इसकी तरक्की के बगैर पाकिस्तान की तरक्की नामुकम्मल है। मैंने गवादर पोर्ट के काम को आगे बढ़ाने का कहा तो कहा गया कि खर्चा बढ़ेगा, जिस पर मैंने कहा इसी बुनियाद पर हम सूबे को नजरअंदाज कर देंगे। तरक्की में पीछे रह जाने वाले सूबों के पसमानदा इलाकों में रहने वालों के गिले शिकवों की यही बुनियाद है। अल्लाह ताला से दुआ है कि पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाले। हम मिलकर पाकिस्तान की कश्ती को बड़ी तेजी के साथ किनारे पर लगाएंगे, खुशहाली और तरक्की के किनारे पर लगाएंगे। पाकिस्तान अल्लाह ताला की अमानत है, हम अमीन बनकर इसकी खिदमत करेंगे। सक्कर हैदराबाद मोटरवे मंसूबे में ताखीर की वजह बता दी तो जंग में भंग डल जाएगा। सक्कर हैदराबाद मोटरवे मंसूबे से ज़मीनी फासले कम होंगे। मोटरवे M6 के मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उम्मीद है कि मंसूबा इसी मयार का हो जैसे दूसरे मोटरवेज हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सक्कर हैदराबाद मोटरवे के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में मोटरवे की बुनियाद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने रखी। इसके मेहमान नवाज शरीफ ही हैं, हमें इसको मजीद आगे बढ़ाना है। वज़ीर-ए-आज़म ने साथ ही साथ ये भी कहा कि सक्कर रोड़ी पुल का नवाज शरीफ ने ऐलान किया था, मैं आज उसकी तकमील का ऐलान करता हूँ। हमारे सामने बहुत से चैलेंज हैं लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे। सैलाब मुतासरीन के लिए जो बस में हुआ करेंगे, उन्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। घरों की तामीर करेंगे और आखिरी वसाइल और पैसे सैलाब मुतासरीन के कदमों में निछावर करेंगे। सक्कर आने पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के मशकूर हैं, ऐसा कहना है वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह का। मुराद अली शाह ने सक्कर हैदराबाद मोटरवे मंसूबे की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आज तारीखी दिन है और अहम तरक्याती मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया गया। मंसूबे पर दोनों तरफ से काम होगा। सक्कर आने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के तहे दिल से मशकूर है। शहबाज शरीफ से सक्कर के पुराने रास्ते को बेहतर करने के लिए फंड्स की दरख्वास्त की है, जबकि सक्कर के पुराने रास्ते को नज़रअंदाज किया गया। ये फ्लड में भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ। सैलाब से जिनके घर गिरे उन्हें नए घर बना कर दिए जाएं। निहायती अहम दिन है और आज के दिन जो एक आपने देखी प्रेजेंटेशन की सेक्रेटरी कम्युनिकेशन चेयरमैन एनएचए ने जो दी, एक लिंक जो रह गया था ये नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी के लिए कराची से लेके पेशावर तक जो रोड बननी थी, उसका एक लिंक हैदराबाद सक्खर मोटरवे कई सालों से चल रहा था। कुचीचा साहब ने बताया कि पिछले 4 साल 3.5 साल कुछ नहीं हुआ इस पे, और आज आप इस हिस्टोरिक मंसूबे की संगे बुनियाद ना सिर्फ यहाँ रख रहे हैं वजीर आजम साहब, बट इसके दूसरे सिरे पे जा रहे हैं। आज आप हवाई जहाज से ये सफर तय करेंगे। इंशाल्लाह ताला हम आपको दावत देंगे, जब ये रोड कंप्लीट हो जाएगा आप ही आके इस पे रोड पे भी ट्रैवल करेंगे सक्खर से लेके हैदराबाद तक। और इसका 2 जगह इफ्तिताह हो रहा है, तो यही उम्मीद हम करेंगे सिंध के लोग कि दोनों तरफ से इस पे काम शुरू होगा और आधे टाइम पे ये काम खत्म होगा जो नॉर्मली होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वैसे ही बहुत देर हो गई है इस रोड को। मैं मौलाना साहब को बहुत शुक्रगुजार हूं। हमें कुछ खदशात थे, खुद मौलाना साहब तशरीफ लाए थे हैदराबाद में, हमारी काफ़ी लंबी मीटिंग में खदशात का इजहार मैंने किया हुआ है और उन्होंने यकीन दहानी कराई है और मुझे पूरा यकीन है कि उनकी यकीन दहानी
نگرانی جو ہے وہ گراؤنڈ پہ اس کے فائنینشیل کلوز کا نہیں کریں گے. انتظار جو اپنی ایکوٹی سے جو ہمارا پارٹنر ہے اس پہ کام کرنا چاہتا ہے شروع ہو امیڈیٹلی کام شروع ہو تاکہ سندھ کے لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جو حکومت ہے اتحادیوں کی. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ پورا ملک موٹر وے کے ذریعے جوڑنے کے میاں محمد نواز شریف کے خواب کی تکمیل کا آج اہم دن ہے. پشاور کراچی موٹر وے کے اس آخری حصے کی تعمیر پر پاکستان کے تمام بڑے شہر جڑ جائیں گے. منصوبے کی تکمیل سے پورے پاکستان کو جدید اور تیز ترین سفری سہولیات میسر آئیں گی. منصوبے کی تکمیل سے ملک میں کاروباری سرگرمیاں تیز ہوں گی. تاجروں، صنعت کاروں اور کسانوں کو اپنی اپنی مصنوعات کی ترسیلات میں بھی آسانی ملے گی. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ پورا ملک موٹر وے کے ذریعے جوڑنے کے نواز شریف کے خواب کی تکمیل کا آج اہم ترین دن ہے. پشاور کراچی موٹر وے کے اس آخری حصے کی تعمیر پر پاکستان کے تمام بڑے شہر جڑ جائیں گے. منصوبے کی تکمیل سے پورے پاکستان کو جدید اور تیز ترین سفری سہولیات میسر آئیں گی. منصوبے کی تکمیل سے ملک میں کاروباری سرگرمیاں تیز ہوں گی. تاجروں، صنعت کاروں اور کسانوں کو اپنی اپنی مصنوعات کی ترسیل میں بھی آسانی ملے گی. تو دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے پی ٹی آئی کے میئر کراچی کے امیدوار کا اعلان رواں ہفتے متوقع ہے، جبکہ میئر کراچی کے لیے 3 نام عمران خان کو بھیج دیے گئے ہیں. فردوس شمیم نقوی، خرم شیر زمان میئر کراچی کے لیے تحریک انصاف کے امیدوار ہوں گے، جبکہ اشرف جبار قریشی بھی میئر کراچی کے امیدوار کے طور پر اپنی انتخابی مہم چلائیں گے. بلدیاتی الیکشن کے لیے مہم کا آغاز میئر کے امیدوار کے اعلان کے بعد ہوگا. عمران خان کی جانب سے پی ٹی آئی کے میئر کراچی کے امیدوار کا اعلان رواں ہفتے متوقع. میئر کراچی کے لیے 3 نام عمران خان کو بھجوا دیے گئے ہیں. فردوس شمیم نقوی، خرم شیر زمان میئر کراچی کے لیے تحریک انصاف کے امیدوار ہوں گے، جبکہ پی ٹی آئی کے رہنما اشرف جبار قریشی بھی میئر کراچی کے امیدوار کے طور پر انتخابی مہم چلائیں گے. بلدیاتی الیکشن کے لیے مہم کا آغاز میئر کے امیدوار کے اعلان کے بعد ہوگا. خبر شامل کریں گے محکمہ تعلیم سندھ کے حوالے سے. آپ کو بتائیں کہ محکمہ تعلیم سندھ نے شہر کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات کے سلسلے میں ٹرانسفر اور پوسٹنگ پر مکمل طور پر پابندی عائد کر دی ہے. محکمہ تعلیم سندھ نے ٹرانسفر اور پوسٹنگ پر پابندی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا. الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات 15 جنوری 2023 کو ہوں گے. محکمہ تعلیم سندھ نے کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات کے سلسلے میں ٹرانسفر اور پوسٹنگ پر پابندی عائد کر دی ہے. محکمہ تعلیم سندھ نے ٹرانسفر اور پوسٹنگ پر پابندی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا. الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات 15 جنوری کو ہوں گے. اور یہاں بات کریں گے بلوچستان میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے حوالے سے، جو کہ بلوچستان کے 32 اضلاع میں ہونے جا رہے ہیں. مخصوص نشستوں پر ووٹنگ آج ہوگی. الیکشن کمشنر بلوچستان کا کہنا ہے کہ انتخابات میں 32 اضلاع کے 7 میونسپل کارپوریشن، 48 میونسپل کمیٹیز اور 597 کونسلز کے مخصوص نشستوں کے لیے منتخب کونسلز ووٹ استعمال کریں گے. 32 اضلاع میں خواتین کی 2082 مخصوص نشستوں میں سے 768 خواتین بلا مقابلہ نشستوں پر منتخب ہو چکی ہیں، جبکہ خواتین کی 19 نشستیں خالی ہیں اور 1295 نشستوں پر پولنگ ہوگی. کسان کی 902 مخصوص نشستوں میں سے 412 پر بلا مقابلہ انتخاب ہو چکا، 10 نشستیں خالی ہیں اور 480 نشستوں پر پولنگ ہوگی.
मजदूर की 902 मखसूस नशस्तों में से 408 पर मजदूर बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं, जबकि 6 नशस्तें खाली हैं और 488 नशस्तों पर पोलिंग आज होगी। इसी तरह अक़लियतों की 902 मखसूस नशस्तों पर 146 पर बिला मुकाबला इंतखाब हो चुका है, 709 खाली जबकि 47 नशस्तों पर आज पोलिंग होगी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान कहते हैं कि कराची ही पाकिस्तान को इस वक्त मौशी मसाइल से निबर्दाज़मा कर सकता है। आज शहर कराची को बड़े प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है। हाफिज नईम ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटर किसी पार्टी का वर्कर बनने के बजाय तरक्याती कामों पर तवज्जो दे, जबकि कराची इस वक्त तबाही का शिकार है। आए दिन शहर के मसाइल में इजाफा होता जा रहा है। कराची के साथ तमाम सियासी जमातें धोखा कर रही हैं। इदारा नूर हक कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईम उर रहमान का कहना था कि एडमिनिस्ट्रेटर किसी जमात का वर्कर बनने के बजाय शहर के तरक्याती कामों पर तवज्जो दे। हमारा शहर कराची इस वक्त तबाही के दहाने पे खड़ा हुआ है और जो हुक्मरान तबका है और हुक्मरान जमातें हैं वो सिर्फ इस बंदरबाट पे लगी हुई हैं कि वजारत मिल जाए, एडमिनिस्ट्रेटरशिप मिल जाए, सेनेटर मिल जाए। वडेरों को सेनेटर पे खड़ा भी नहीं करो सामने कि उनके जो है वो उनकी शान में गुस्ताखी ना हो जाए। कराची का मैंडेट इसलिए होता है और इसी तरह से गवर्नरशिप मिल जाए और इसी की दौड़ धूप में लगे हुए हैं। किसी को कोई गरज नहीं है कि कराची की सिचुएशन कैसे बेहतर की जा सकती है। सड़कों का हाल आप देख लें, जिन सड़कों को खुरच दिया गया उनका हाल यह है कि 2-2 महीने हो गए हैं और उसके ऊपर कारपेटिंग नहीं हो रही। अमीर जमात इस्लामी कराची का कहना था कि KMDC को यूनिवर्सिटी बनाने की बातें करने वाले बताएं। मुलाजमीन को तनख्वाहें और रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन तो दी नहीं जा रही, हर सतह पर माफिया को सपोर्ट किया जा रहा है। KMDC को यूनिवर्सिटी बनाने की ये बात कर रहे हैं। आप ये बताइए कि इस वक्त KMDC पे जो 44 करोड़ रुपए की लायबिलिटीज हैं, पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल रही है, वक्त पर सैलरीज नहीं मिल रही हैं, दावे बड़े बड़े हैं कि हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे और आम मामला यह है कि फैकल्टी पूरी नहीं है। यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जो आपको ट्रेनिंग चाहिए, डॉक्टर्स के लिए ट्रेनिंग चाहिए, नर्सिस के लिए चाहिए, वो अब्बासी शहीद अस्पताल है, उसका हाल तो जाकर देखें। कचरा कुंडी बना हुआ है, सीवरेज का पानी पड़ा हुआ है, उसका जो ICU है उसके हालात देखें, AC नहीं चल रहा होता, उसका जो जहां पर मोर्चरी है उसकी सूरत हाल ये है कि बाज़-औक़ात वहां का ऐसी काम करना छोड़ देता है। हाफिज नईम उर रहमान ने मजीद कहा कि तालीम का निजाम ज़बोहाली का शिकार है। मौजूदा सूरत हाल को देखकर जिन लोगों की मुल्क को जरूरत है, जिनमें डॉक्टर्स इंजीनियर्स मुल्क से बाहर जा रहे हैं, तालीमी इदारे तबाह होने से नौजवानों की तालीम मुतासिर हो रही है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें कि मेट्रो वन न्यूज़ की बार बार निशानदही करने पर बिलाखिर कराची के इंतजामिया को होश आ ही गया है। आपको बताएं कि मेट्रो वन न्यूज़ की निशानदही पर चार्ज पार्किंग माफिया के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान का गैर कानूनी चार्ज पार्किंग के खिलाफ भरपूर एक्शन। चार्ज पार्किंग माफिया के खिलाफ शहर भर में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी, जबकि जारी पर्चियों के साथ पार्किंग माफिया के मुतादिद कारिंदे गिरफ्तार। मुख्तलिफ थानों में पार्किंग माफिया के कारिंदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिए गए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची कहते हैं कि KMC ने पार्किंग फीस की वसूली बंद कर रखी है। गैर कानूनी पार्किंग की वसूली से KMC बदनाम हो रहा है। जो पार्किंग KMC ने बंद कर दी है वहां पार्किंग की बिल्कुल इजाजत नहीं है, जबकि थाना इंचार्ज को कहा गया है कि पार्किंग फीस की वसूली के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर जुल्फिकार पीरजादा से। जुल्फिकार पीरजादा, बिलाखिर मेट्रो वन न्यूज़ के बार बार निशानदही करने पर कराची की इंतजामिया को होश आ गया है। बिल्कुल सही है, ये मेट्रो वन न्यूज़ की जानिब से निशानदही की गई थी। मेन यूनिवर्सिटी रोड, नेशनल स्टेडियम के अतराफ, सियासन, हैदरी, नॉर्थ नाज़िमाबाद और दीगर जगहों पर जो है KMC की जहाँ पर जो पार्किंग की जगह हैं, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची के वाज़ेह अहकामात के बावजूद भी पार्किंग माफिया जो है वो पार्किंग के पैसे वसूल कर रही थी। ताहम यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर जो है वो पुलिस कार्रवाई करती हुई नजर आई है और जो ठेकेदारों के मुलाजिम थे उनको हिरासत में लिया गया है।
البتہ اب بھی جو صورتحال ہے اس کے اندر یہ دیگر علاقوں میں جہاں پر KMC کی پارکنگ ہے وہاں پر پارکنگ مافیا کے جو ٹھیکیدار ہیں ان کی جانب سے جو ان کے بندے تھے وہ عموماً پولیس موبائل کو دیکھ کے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی جو ہے کئی جگہوں سے یہ شکایت موصول ہو رہی ہے کہ ابھی بھی جو ہے وہ پارکنگ فیس وصول کرنے کا سلسلہ جاری ہے. جی اچھا ذوالفقار پیرزادہ، یہ بھی بتائیے گا کہ اب جا کے جو ہے انتظامیہ کو ہوش آ گیا ہے، اس سے پہلے انتظامیہ کے اپنے ہی لوگوں کی ایما پر تو یہ پارکنگ فیس وصول کی جا رہی تھی. یہ تمام صورتحال کے اندر KMC ملازمین نے اپنے ہی جو ہے وہ ٹھیکیدار رکھے ہوئے تھے. آکشن کے اندر یہ اپنے ہی ٹھیکیداروں کو آکشن کرواتے تھے، وہ ان کے تنخواہ دار ملازم ہوتے تھے. پھر آگے جو ہے وہ ہی جو ہے ٹھیکیدار دہاڑی پر مزدور رکھ کے جو ہے پارکنگ مافیا چلا رہے تھے. وہی سسٹم ابھی بھی چل رہا ہے. کچھ دنوں کے لیے اس میں وقفہ ضرور آیا ہے، مگر آگے جا کے پھر وہی سسٹم بحال ہوگا، کیونکہ پارکنگ مافیا چلانے والے ٹھیکیداروں نے ان KMC ملازمین کو بھاری رقمیں جو ہے وہ ایڈوانس کے طور پر دی ہوئی. جی ٹھیک ہے، ذوالفقار پیرزادہ میں تفصیلی آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بے حد شکریہ. اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات پر شہر کراچی کو اصل حالت اور نیٹ اینڈ کلین کرنے کا مشن جاری ہے. ایسے میں بلدیہ عظمی کراچی کے محکمہ انسداد تجاوزات نے ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا ہے، جبکہ تبت سینٹر سے ٹاور تک سڑکوں اور فٹ پاتھ سے تجاوزات کا صفایا کر دیا گیا. سرکاری اراضی پر رکھا گیا سامان، ٹھیلے پتھارے اور اسٹال ضبط کر لیے گئے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ آپریشن اعلیٰ عدلیہ کے احکامات پر شروع ہوا تھا، جس کے مطابق شہر کراچی کو نیٹ اینڈ کلین بنایا جا رہا ہے اور اصل حالت میں اس وقت بحال کرنے کی کوششیں جاری و ساری ہیں، جس میں انسداد تجاوزات کا عملہ خاصا متحرک دکھائی دیتا ہے. انسداد تجاوزات کے عملے کی جانب سے دن اور رات کے اوقات میں آپریشنز کا سلسلہ جاری ہے، تابڑ توڑ کارروائیاں کی جا رہی ہیں. جبکہ بلدیہ عظمی کراچی کے انسداد تجاوزات کے عملے نے ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا ہے. تبت سینٹر سے ٹاور تک سڑکوں اور فٹ پاتھ سے تجاوزات کا مکمل طور پر صفایا کر دیا گیا ہے، جبکہ سرکاری اراضی پر رکھا گیا سامان جس میں ٹھیلے پتھارے اور اسٹالز، وہ تمام سامان ضبط کر کے KMC کے اسٹور میں جمع کروا دیا گیا ہے. اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات پر شہر کراچی کو نیٹ اینڈ کلین کرنے کا مشن جاری. اسی سلسلے میں ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں اینٹی انکروچمنٹ KMC کی جانب سے کارروائی کی گئی. تبت سینٹر سے ٹاور، ایمیجنا روڈ سے فٹ پاتھ اور روڈ سے انکروچمنٹ کا صفایا کر دیا گیا. کارروائی ڈائریکٹر ڈسٹرکٹ ساؤتھ زین ملک اور ڈیپٹی ڈائریکٹرز افتخار صدیقی، نعمان احمد نے کی. ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں ہی صدر ڈویژن ریمبو سینٹر سے لے کر لکی اسٹار اسٹریٹ سے فٹ پاتھ اور روڈ پر سے سامان ہٹا دیا گیا. تجاوزات ہٹانے کے ساتھ ساتھ مالکان کو باور کرایا گیا کہ سڑک کو کلیئر رکھیں. تمام کارروائیوں میں اسٹاف اینٹی انکروچمنٹ اور علاقہ پولیس نے بھی حصہ لیا. شہر کراچی کی قدیم اور یادگار اسلامیہ کالج چورنگی پر خطرے کے بادل منڈلانے لگے ہیں، جبکہ نیو ایمیجنا روڈ کی شناخت ورلڈ فاؤنٹین ریڈ لائن منصوبے کی نظر ہونے کا خدشہ ہے. اسلامیہ کالج کے طالب علموں کا تاریخی ورلڈ فاؤنٹین کو محفوظ بنانے کا مطالبہ، کہا کہ اس مقام پر فلائی اوور یا انڈر پاس بنا کر ورلڈ فاؤنٹین کو محفوظ بنایا جائے. کراچی کی قدیم اور یادگار اسلامیہ کالج چورنگی پر خطرے کے بادل منڈلانے لگے. نیو ایمیجنا روڈ کی شناخت ورلڈ فاؤنٹین ریڈ لائن منصوبے کی نظر ہونے کا خدشہ ہے. اسلامیہ کالج کے طالب علموں کا تاریخی ورلڈ فاؤنٹین کو محفوظ بنانے کا مطالبہ، کہا کہ اس مقام پر فلائی اوور یا انڈر پاس بنا کر ورلڈ فاؤنٹین کو محفوظ بنایا جائے.
कराची की मुख्तलिफ यादगारों में से एक यादगार इस्लामिया कॉलेज के सामने वर्ल्ड मैप फाउंटेन न्यू एमेजिना रोड पर रेड लाइन बस सर्विस के रूट की तरक्याती कामों की नजर होने जा रहा है। इस रूट की खूबसूरती और शान ये फाउंटेन है जिसकी तस्वीर दुनिया भर में मशहूर है। इस्लामिया कॉलेज की शनाख्त भी इसी फाउंटेन से है। तालिब इल्मों का कहना है कि इसके ऊपर फ्लाई ब्रिज या अंडरपास रेड लाइन रोड बनाकर इसे महफूज रखा जाए। ये मैं कहूँगा कि फ्लाईओवर बनना चाहिए या तो अंडर ग्राउंड जो होती है जो वो बनाना चाहिए रास्ते, तो इससे बेहतर ये है कि खूबसूरती भी बरकरार रहेगी और अपना रास्ते भी क्लियर हो जाएंगे अपने। मेरा तो सजेशन ये है कि इसको हटाना नहीं चाहिए। अच्छी चीज़ है, मतलब कि एक खूबसूरती है कराची के लिए तो हमारे लिए, लेकिन अगर इसको अंडरपास के लिए हटा रहे हैं तो बिल्कुल हटा सकते हैं इसको। अच्छा है, हमारी कराची को ज़्यादातर मतलब कि कंस्ट्रक्ट होगा, अच्छा बनेगा। पास एक तो है, दूसरे पे ग्रीनरी है, इसकी वजह से ग्रीनरी हट जाएगी यहाँ से सारी। और हमारा ये जो इतना अरसे से बना हुआ है तो इस फ्लाईओवर बनाना चाहिए, या अंडरपास तो बन नहीं सकता, इसलिए फ्लाईओवर बेस्ट ऑप्शन है। ऐसे खूबसूरत फाउंटेन के मकाम से सड़क बनाना जरूरी है तो उसे किसी कराची की चौरंगी या अहम मकाम पर मुंतकिल करके उसकी खूबसूरती से वहाँ चार चांद लगाए जा सकते हैं। और यहाँ आपको बताते चलें, चीफ सेक्रेटरी सिंध ने अहम नोटिस ले लिया है, जबकि कोरंगी सनत एरिया को जाम सादिक पुल से मिलाने वाली सड़क खस्ता हाली का शिकार है, जिस पर चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत ने नोटिस ले लिया। जाम सादिक पुल के अतराफ हिफाजती जंगले टूटने पर डिप्टी कमिश्नर कोरंगी अली रजा से भी रिपोर्ट तलब कर ली गई है, जबकि कोरंगी सनत एरिया को जाम सादिक पुल से मिलाने वाली सड़क खस्ता हाली का शिकार, जिस पर चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत ने नोटिस ले लिया। जाम सादिक पुल के अतराफ हिफाजती जंगले टूटने पर डीसी कोरंगी अली जैदी से रिपोर्ट तलब कर ली गई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज हफीज अंसारी से। जी हफीज अंसारी, बताएगा, सड़क खस्ता हाली का शिकार है, बहुत अरसे से चीफ सेक्रेटरी ने नोटिस ले लिया है। देखें, ये जाम सादिक पुल वो है जो कि दराज खस्ताल चला आ रहा है और ये वो ब्रिज है जो कि कोरंगी सनती एरिया को मिलाता है। ये कहा जा सकता है कि ये सनती हब जो कराची की है, कोरंगी की माशी हब को मिलाने वाला ये जाम सादिक ब्रिज जो है बरसों से खस्ताहाली का शिकार तो है, लेकिन इसके साथ जो जंगले थे उसको तो जो है हम कई हफ्तों से ये देख रहे हैं, कई महीनों से ये देख रहे हैं कि वो तोड़े जा रहे थे और तोड़े जाने की वजह से जो खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गए हैं कि वहाँ सफर करने वालों के लिए, लेकिन इस पर तवज्जो नहीं दी जा रही थी। अब जो है सेक्रेटरी सुहेल अख्तर राजपूत ने इस पर खसूसी तौर पर न सिर्फ जो है तवज्जो दी है बल्कि अहकामात जारी किए हैं और डिप्टी कमिश्नर अली जैदी से इसकी रिपोर्ट भी फौरी तौर पर तलब कर ली गई है। खुशाइन बात है कि सेक्रेटरी सुहेल राजपूत ने इस जानिब जो है अहकामात जारी किए हैं, इस तरफ तवज्जो दी है। हजारों लोगों का सफर जो है इस जाम सादिक ब्रिज के जरिए होता है। न सिर्फ यही बल्कि खस्ताहाली की नहीं बल्कि इस रोड पे अगर आप देखें सनती एरिया तक आज जाने के दौरान ना स्ट्रीट लाइट का कोई किसी किस्म का कोई इंतजाम है। अंधेरे के अंदर लोग यहाँ से आमदोरफ्त करते हैं और यहाँ बल्कि डकैतों का शिकार भी होते हैं। डकैतियों की लूट मार भी यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि आम है। शाम और रात में यकीनन जो है यहाँ से गुजरना इंतहाई मुश्किल है, लोगों का खतरा है, अपनी जान खतरे में डालकर यहाँ से लोग गुजरते हैं। इस तरफ भी तवज्जो देनी होगी, लेकिन फिर भी ये है कि सेक्रेटरी ने इस हवाले से न सिर्फ जो है तवज्जो दी बल्कि अहकामात जारी किए। खुशाइन बात है। और जाम सादिक ब्रिज के हवाले से जब भी हमने देखा कि बारिशें हुई हैं तो ये मुतासिर हुआ है बुरी तरह और यहाँ से आमदोरफ्त भी मुतासिर होती है। तो यकीनन न सिर्फ जाम सादिक ब्रिज के जो अभी तवज्जो दी गई है, यहाँ से जंगले वगैरह जो तोड़ दिए गए हैं ये, बल्कि इसको जो बसा दराज का शिकार है उस पर भी जो है तामीर पर तवज्जो देने की जरूरत है। अगर तवज्जो दी है सेक्रेटरी राजपूत ने तो यकीनन ये खुशाइन बात है और इस बात का सबूत है कि अब जो है हुकूमत जो है कुछ करने के लिए यहाँ भी जा रही है। जी हफीज अंसारी हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। और अब रुख करेंगे औरंगी टाउन का। आपको बताएं कि एशिया की सबसे बड़ी आबादी कहलाने वाला कराची का इलाका बल्दियाती इदारों की नाअहली की भेंट चढ़ गया।
कराची का इलाका औरंगी टाउन, जहां मरकजी और अंदरूनी गलियां बदतरीन टूट फूट के बायस तबाह हो गई हैं। पूरा इलाका ही इस वक्त तबाही के दहाने पर पहुंचा हुआ है, जबकि गुंजानाबाद जिले में दिन ब दिन बढ़ते बल्दियाती मसाइल ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया है। मजीद तफसीलात बराह रास्त जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अहमद इसाक से। अहमद इसाक बताएगा, एक जानिब तो औरंगी एशिया की सबसे बड़ी आबादी है, इस जानिब तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही? की सबसे बड़ी आबादी समझे जाने वाला कराची का इलाका औरंगी टाउन भी इंतजामिया की नाअहली के बायस अब हम देखते हैं कि तबाही के नहज पर पहुंच चुका है। अगर बात कर ली जाए औरंगी टाउन की मरकजी शाहराहें हों या फिर अंदरूनी इलाकों की गलियां, तमाम तबाही के दहाने पर हैं और जो कि यहाँ के मकीन अहले इलाका है यकीनी तौर पर दहाइयाँ देने पर मजबूर हैं। इस वक्त में कराची के जिस मकाम और जिस कोने से रिपोर्ट करें, ये औरंगी टाउन 5 नंबर की मरकजी सड़क है, जो कि 5 नंबर से हम देखते हैं कि 10 नंबर की जानिब को जा रही है और हम देखते हैं कि पूरी सड़क बदतरीन ना सिर्फ टूट फूट की शिकार है बल्कि घेरे गड़े भी इसका मुकद्दर बनकर रह गए हैं, जिसकी वजह से हम ये भी देखते हैं यहाँ पर हादसात का होना ना सिर्फ मामूल बनकर रह गया बल्कि सुबह के औकात में, सपेर शाम और रात के औकात में ट्रैफिक का जाम होना भी हम देखते हैं यहाँ पर मामूल है। इसी तरीके से अगर बात कर ली जाए रोशनी के माकूल इंतजामात के, स्ट्रीट लाइट के हवाले से, तो पूरी सड़क पर हम देखते हैं कि कहीं भी किसी भी मकाम पर कहीं कोई स्ट्रीट लाइट भी मौजूद नहीं है। पोल्स यहाँ पर ज़रूर नस्ब है स्ट्रीट लाइट के हवाले से, लेकिन उनके ऊपर से स्ट्रीट लाइट ऐसे गायब है जैसे गधे के सर से सिंग। अगर बात कर ली जाए ज़िला इंतजामिया की, ज़िला गरबी इंतजामिया की, तो यकीनी तौर पर वो तमाम जिम्मेवारी बल्दिया उज़्मा कराची के ऊपर आयद करती है। बल्दिया उज़्मा कराची से सवाल किया जाए तो वो ये जवाब देती है कि ये तमाम सड़कें सिंध हुकूमत के डोमेन में आती है। सिंध हुकूमत ये रोनर होती है कि वफाक की जानिब से फ़ंड नहीं मिलता। यकीनी तौर पर खमियाजा अवाम भुगतने पर मजबूर है। हमारे साथ औरंगी टाउन 5 नंबर के कुछ शहरी भी मौजूद हैं। जनाब बताइएगा, कौन सी सड़क है, कितने अरसे से बदतरीन टूट फूट की शिकार है? ये सड़क जो है 5 नंबर और 4 नंबर के बीच का सड़क है और जो है ना यहाँ पे रोड बनती है तो डामर लगाता है, हल्का सा लगा के छोड़ देते, फिर जो है ना अभी आप देख सकते हैं जो बस जा रही है, थोड़ा सा जो रश होता है पूरा रोड जाम हो जाता है, बारिश होता है पूरा जो इतना अंदर गाड़ी जाता है पूरा गाड़ी का ख़राब हो जाता है जो है ना। और जब ये 5 नंबर में शाम का टाइम होता है यहाँ पे ऐसे जो है ना रोड जाम हो जाते हैं कि चलने का जगह नहीं होता है। और बात किया जाए दुकान का, जो है हमारी दुकान है सामने, आप 2 मिनट आप बैठें दुकान के सामने, आप ऐसे लगेंगे पूरा दिन बैठे हैं, पूरा धूल 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 से भर जाते हैं। रोज़ रोज़ दुकान जो है झाड़ के थक जाते हैं हम लोग और इंतज़ामिया यहाँ की करती नहीं है, काम करती नहीं है। 4 नंबर के जो रेड है वो पूरा बन गया है, ये 2 साल हो गए रोड बन नहीं सक रहा है। अब हमारी आवाम हमें इस हवाले से खासा आवाम हमें नाला दिखाई देती है। मैं कैमरामैन से ये ताबीर से कहूँगा मेरे आक़ब में अगर आप दिखा सकें तो ये सड़क की बदतरीन सूरत हाल है। मरकज़ी सड़क है, हेवी गाड़ियों का यहाँ से गुजर होता है, लोग प्राइवेट गाड़ियों से यहाँ से सड़क का इंतखाब करते हैं, जबकि गर्दोगबार यहाँ पर इतना है कि हमारा खड़ा होना भी मुहाल है। चंद मिनट खड़े होने के बाद इंसान जिस हुलिये के अंदर इस सड़क से गुजरता है वो उसका मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुका होता है गर्दोगबार की वजह से। इसी वजह से हम देखते हैं कि औरंगी टाउन के जो कि रहने वाले हैं। अहमद इसाक हमें बराह रास्त तफसीलात बता रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। और यहाँ आपको बताते चलें कि शहरी और सूबाई हुकूमतों की नाअहली की वजह से शहर कराची का इलाका न्यू कराची इस वक्त खंडरात में तब्दील हो गया है। पूरा इलाका ही तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। आपको बताएं कि कराची के इलाके न्यू कराची अल्लाह वाली कॉलोनी को सियाह तालाब में तब्दील कर दिया गया है। ताहदने का इलाका सीवरेज के पानी में डूब गया। आवाम को आमद और रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की गफलत पर आवाम सरापा एहतजाज हो गए। और यहाँ आपको बताते चलें कि मेट्रो वन न्यूज़ की बार बार निशानदही करने पर कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का अमला जाग न सका। न्यू कराची सेक्टर 5G में सीवरेज का निज़ाम बैठ गया, जबकि सड़क इस वक्त स्याह तालाब का मंजर पेश कर रही है। मरकजी और अंदरूनी शाहराहें सीवरेज के पानी में डूब गई हैं, जिसकी वजह से आमद और रफ्त भी शदीद मुतासिर है। आपको बताएं कि मसाजिद के अतराफ भी कई फीट गंदा पानी जमा है।
कराची में वाटर एंड सेवरेज बोर्ड सिस्टम ने रोशनियों के शहर की रौनकें छीन ली। न्यू कराची 5GB उन बदनसीब इलाकों में से एक है जहां हुकूमती इदारों की नजरें ना होने से इलाके में मसाइल ही मसाइल नजर आते हैं। इलाके में सीवरेज की बोसीदा लाइनों ने मकीनों को परेशान कर रखा है। कई कई फीट पानी खड़ा होने से सड़कों से गुजरना भी मुश्किल हो गया है। मस्जिद, स्कूल और गलियां पानी से भरी पड़ी हैं, मगर मजाल है कि किसी के कानों पर जूं तक रेंगे। मसाइल में घिरे इलाके के मकीनों ने मेट्रो वन न्यूज के सामने वाटर एंड सेवरेज बोर्ड पर गुस्सा निकालते हुए कहा कि कई बार शिकायतें की मगर कोई सुनने वाला नहीं है। इलाके में कई महीने पहले सेवरेज की नाकिज लाइनें डाली गईं जो मसाइल की बड़ी वजह है। इलाके के मुंतखब नुमाइंदे भी अपने फराइज अंजाम देने से कासिर हैं। इन्होंने कभी एक जगह को 1 महीना पॉइंट बनाते, कभी दूसरी जगह को 2 महीने पॉइंट बनाते हैं। पूरे इलाके को इस तरीके से गंदा करा हुआ है। कोई कंप्लेन नहीं सुन रहा है, काम कर नहीं रहे हैं। और ये इनका कहना है कि लैंड बैठ गई, जबकि लैंड अभी डली है 6 साल पहले। और इनका ये ड्रामा है कि लैंड बैठ गई, कोई लैंड नहीं बैठी। कभी किसी इलाके को पॉइंट बना के गटर के ये हाल कर देते हैं। अब जो है मेन रोड तक पानी चला गया। अब ये दिखाएंगे ये लैंड बैठ गई। यहाँ के जो है अमला काम करना चाहता नहीं, हमें अमला चाहिए नहीं, नया अमला लगाया जाए यहाँ पर लाके। और यहाँ पर इसको लावारिस छोड़ दिया गया और ये सिर्फ और सिर्फ सियासत की नज़र हो रहा है। अभी बल्दियाती इलेक्शन होंगे तो यहाँ पर तमाम पार्टीज के लोग आएंगे कि हमें वोट दें, हम ये काम कराएंगे, हम वो काम कराएंगे। ये काम किसी को नज़र नहीं आ रहा। नमाजी नमाज पढ़ने नहीं जा सकते और बच्चे मदरसे नहीं जा सकते। स्कूल, ये टाउन कमेटी हमारा इधर ही है, ये गवर्नमेंट स्कूल है। यहाँ पर स्कूल में बच्चों को आने जाने में इतनी परेशानी, 2-3 मरतबा लेडीज यहाँ से बेचारी फुटपाथ के ऊपर चढ़ते उतरते में गिर गई। कितना यहाँ का बदतरीन हाल हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। स्कूल वाले बच्चे गिरे जा रहे हैं, किसी की शिकायत नहीं कर सकते। कहाँ तक बर्दाश्त करें? कम से कम इसकी सफाई तो करो ना। घर घर में बदबू जा रही है, नालों के पानी जा रहे हैं, खाना तक नहीं पक रहा है, नाश्ते तक नहीं हो रहा है, नमाज नहीं पढ़ी जा रही। भाई सबकी गफलत है, ये सबकी गफलत है, अमले की गफलत है। यहाँ तो जिम्मेदारी से कोई अपना काम ही नहीं कर रहा। थोड़े से पैसे लगाओ, अभी सारे काम होना शुरू हो जाएंगे। हाँ, वोट लेने तो सब आ रहे हैं, काम कोई नहीं कर रहा। काम करने को कोई तैयार नहीं। अच्छा, एक कर भी रहा होता है तो दूसरे वाले उसके खिलाफ हो जाते हैं। क्यों कर रहे हो? करना ही नहीं दे रहे। मकीनों ने नए एडमिनिस्ट्रेटर सैफुर रहमान से मुतालबा किया कि खुदारा इस जानिब तवज्जो दें और हमारे मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करें। COO वाटर बोर्ड इंजीनियर असदुल्ला खान कहते हैं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह की हिदायत पर वाटर बोर्ड फराहमी और नकासियाब से मुतालिक तमाम मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कर रहा है। रुकन कौमी असम्बली आलमगीर खान के कोऑर्डिनेटर मोहम्मद आमिर मेमन की क़यादत में आने वाले वफ़द ने COO वाटर बोर्ड इंजीनियर असदुल्ला खान को UC 18 शरफाबाद में दरपेश फराहमी और नकासियाब के मुख्तलिफ मसाइल से आगाह करते हुए कहा कि तमाम मसाइल के हल के लिए मौसर इकदाम किए जाएं। COO वाटर बोर्ड इंजीनियर असदुल्ला खान ने वफ़द को मुलाकात के दौरान पेश करदा फराहमी और नकासियाब से मुतालिक तमाम शिकायत के फौरी हल की यकीन दहानी कराते हुए मुतालिक अफसरान को मौके पर ही अहकाम जारी करते हुए पाबंद किया कि वफ़द की जानिब से पेश करदा और शहर भर में फराहमी और नकासियाब के तमाम मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करके शहरियों को बेहतर सहूलियात फराहम की जाए। उनका मजीद कहना था कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की हिदायत पर वाटर बोर्ड फराहमी और नकासियाब से मुतालिक तमाम मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कर रहा है। बल्दिया बस्ती के रिटायर्ड और इंतकाल कर जाने वाले मुलाजमीन के सालों से रुके 10 करोड़ रुपए से जायद मालियत के चेक रिटायर्ड और इंतकाल कर जाने वाले मुलाजमीन के वरसा में तकसीम कर दिए गए, जिसमें 7,07,51,713 रुपए फाइनेंशियल असिस्टेंस के तौर पर अदा किए गए, जबकि 367 मुलाजमीन को लीव इनकैशमेंट की मद में 2,80,52,000 रुपए अदा कर दिए गए। बल्दिया बस्ती के रिटायर्ड और इंतकाल कर जाने वाले मुलाजमीन को चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए साबिक वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा डॉक्टर आसिम हुसैन ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की तारीख में इतनी बड़ी रकम कभी भी मुलाजमीन के वाजिबात की अदायगी पर तकसीम नहीं की गई, जबकि पिछले 1 साल के दौरान तकरीबन 6 करोड़ रुपए के वाजिबात भी रिटायर्ड मुलाजमीन को अदा किए जा चुके हैं। जिला बस्ती की आवाम की बिला तफरीक रंगो नस्ल खिदमत करना और हकदार को बिला ताखीर हक दिलवाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। उनका कहना था कि अफसोस इस बात का है कि गुज़िश्ता दौर में बल्दिया बस्ती के रिटायर्ड और इंतकाल कर जाने वाले मुलाजमीन
اور ان کے ورثاء کو بر وقت واجبات ادا نہیں کیے جا سکے اور وہ پریشان حالی کا شکار ہوئے، لیکن اب بلدیہ وسطی کے ریٹائرڈ ہونے والوں کو ریٹائرمنٹ کے وقت واجبات کی ادائیگی میں تاخیر نہیں ہوگی۔ ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر ضلع وسطی طه سلیم نے استقبالیہ تقریر میں ڈاکٹر عاصم حسین کی جانب سے بلدیہ وسطی کی رقم میں 8 کروڑ روپے کی اضافی OZT کے لیے کی جانے والی کوشش کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ عوام کو بہتر سے بہتر خدمات مہیا کرنے کے لیے بلدیہ وسطی کی آمدنی میں اضافہ کیا جا رہا ہے، جس کے سلسلے میں گزشتہ 10 سال بعد پہلی مرتبہ بلدیاتی ٹیکس کے ریٹ میں اضافہ کیا گیا ہے۔ ملازمین کو ہیلتھ کارڈ جاری کیے جا رہے ہیں۔ بلدیہ وسطی کے زیر انتظام چلنے والی 11 ڈسپنسریوں کی حالت بہتر کی گئی اور حکومت سندھ کی جانب سے مزید 60 ڈاکٹرز مہیا کر دیے گئے تاکہ عوام کو بہتر علاج و معالجے کی سہولیات فراہم کی جا سکے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرک رحمت اللہ شیخ کہتے ہیں کہ DMCs کی حدود میں شہر کی سب سے زیادہ مسیحی برادری موجود ہے۔ سروے کے بعد فوری طور پر بلدیاتی خدمات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ میونسپل کمشنر فہیم خان کے ہمراہ کرسمس کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی رحمت اللہ شیخ نے کہا کہ DMCs کی حدود میں نہ صرف شہر بلکہ ملک کی سب سے زیادہ مسیحی آبادی اور گرجا گھر موجود ہیں، لہٰذا بلدیاتی خدمات کی فراہمی کے لیے ہر ممکن کردار ادا کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مسیحی برادری کو کرسمس کے موقع پر کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں دیگر مسائل موجود ہوں ان سے بھی آگاہ کیا جائے تاکہ متعلقہ اداروں کی مدد سے انہیں حل کروایا جائے۔ میونسپل کمشنر ضلع شرکی فہیم خان بولے کہ DMCs کے دونوں زونز میں 100 کے قریب گرجا گھر موجود ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری ذمہ داری بہت زیادہ ہے، لیکن بلدیاتی خدمات کی فراہمی کے حوالے سے افسران کسی قسم کی کوتاہی کا قطعاً مظاہرہ نہ کریں۔ اجلاس میں سپرنٹینڈنگ انجینئر مبین شیخ، سلمان میمن سینئر ایگزیکٹو انجینئر، امتیاز بھٹو ایگزیکٹو انجینئر، سید جمال ڈائریکٹر توقیر عباس، بابر منگرانی، خورشید علی اور دیگر نے شرکت کی۔ ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کراچی نور حسن جوکیو کہتے ہیں کہ ضلع کونسل کے وسائل کے ہم امین ہیں، اپنے اس اہم فریضے کو احسن طریقے سے نبھا رہے ہیں، جبکہ وسائل میں اضافے کے لیے مختلف جدید پروگرامز تشکیل دیے گئے ہیں اور مزید شروع کیے جانے ہیں۔ ہمارے ادارے کا ہر شعبہ اہل علاقہ کو سہولیات فراہم کرنے میں اپنا بڑھ چڑھ کر حصہ ڈال رہا ہے، جس میں وقت کے ساتھ مزید بہتری نظر آئے گی۔ ضلع کونسل کے مرکزی آفس محکمہ پراپرٹی اور لیگل ٹیم کے ساتھ مختلف اہم ضلعی امور پر مشاورت کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کراچی نور حسن جوکیو کو ڈائریکٹر پراپرٹی سہیل یار خان نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ہمارے ادارے کی پراپرٹی شہر کے جس علاقے میں بھی ہے اس کی مانیٹرنگ باقاعدگی سے کر رہے ہیں اور جہاں کچھ مشکلات درپیش ہیں اس میں قانونی ٹیم بھرپور تعاون کرتی ہے۔ ضلع کونسل کی پراپرٹی کے حوالے سے جو ہماری ذمہ داری ہے اس کو پہلے بھی پورا کرتے ہیں اور مستقبل میں بھی پورا کریں گے۔ ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کراچی نور حسن جوکیو کا اس موقع پر کہنا تھا کہ آپ کا کام عوام کو ریلیف فراہم کرنا ہے، اس میں اگر کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو اس کو مربوط طریقہ کار سے حل کیا جائے گا۔ علاقے کی بہتری اور ترقی ہمارا عزم ہے جس کے لیے شب و روز محنت کر رہے ہیں، کامیابی اللہ پاک ضرور دے گا۔ اس موقع پر چیف آفیسر ایاز حمید اللہ بلوچ، ڈائریکٹر ایڈمن شریف شیخ، لیگل ٹیم کے ہیڈ عبدالعزیز ڈائیو، DEHP فیصل راجپوت، مجتبیٰ خان اور دیگر متعلقہ افسران بھی موجود تھے۔ اور اسی کے ساتھ بلدیاتی خبروں سے فی الحال اتنا ہی۔